22 दिसंबर साल 2025 का दिन था और उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक बंगाली डॉक्टर है और इसी बंगाली डॉक्टर के 31 वर्षीय बेटे का शव उसके घर के पीछे तालाब के अंदर मिलता है। हालांकि इस बात की सूचना जब पुलिस को दी जाती है और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में जब इस पूरे केस की छानबीन शुरू करती है तो कुछ ही समय के अंदर इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस अपराधियों को पकड़कर सामने लेके आती है तो कुछ ऐसी बातें निकल के आती हैं जिसे सुनने के बाद में इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ये दौर कितना ज़्यादा खतरनाक दौर है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से फिर वही एक रिक्वेस्ट है, चैनल अभी नया है तो आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें। तो फिर चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बदायूं से। और इसी बदायूं के अंदर एक थाना लगता है फैजगंज बेहटा थाना, और यहीं पर एक जगह पड़ती है वार्ड नंबर 6। और इसी वार्ड नंबर 6 में रहने वाले हैं आर के विश्वास, जो कि एक बंगाली डॉक्टर है। उम्र इनकी 62 साल के आसपास है। मूलतः ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं। डॉक्टर साहब के साथ में उनकी पत्नी, उनका एक बेटा प्रिंस, उससे दूसरे नंबर का बेटा प्रीतीश जिसकी उम्र 31 साल के आसपास है, और एक सबसे छोटा वाला बेटा होता है सिंटू, जो कि अपनी पत्नी के साथ में दिल्ली रहा करता है। डॉक्टर आर के विश्वास के साथ में उनका बड़ा बेटा प्रिंस और उससे छोटा बेटा जो बेटा प्रीतीश है ये रहा करते थे। बात कर रहा हूं मैं 10 दिसंबर साल 2025 की। दरअसल 10 दिसंबर साल 2025 को जो डॉक्टर साहब होते हैं ये अपने बड़े बेटे प्रिंस के साथ में अपने पैतृक गांव पश्चिम बंगाल चले जाते हैं। अच्छा, वहां पर 10 दिनों तक ये रहते हैं। उसके बाद में 20 दिसंबर साल 2025 को ये लौट कर वापस उत्तर प्रदेश के बदायूं आते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये बदायूं लौट कर आते हैं, जब ये अपने घर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि इनका जो बेटा प्रीतीश है, जो घर पे अकेला मौजूद था, वो घर पे मौजूद नहीं है। लिहाजा उसके बाद में थोड़ी देर तक तो उसका इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो लौट कर नहीं आता है तो अब ये उसका मोबाइल नंबर ट्राई करते हैं। जब मोबाइल नंबर ट्राई किया जाता है तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब डॉक्टर साहब परेशान, बाकी के परिवार के जो लोग हैं वो भी परेशान, इसलिए प्रीतीश को इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं। तमाम लोगों से पूछताछ कर ली जाती है, लेकिन जब प्रीतीश के बारे में कुछ नहीं मिलता है तो आखिरकार 21 दिसंबर साल 2025 को जो डॉक्टर आर के शर्मा होते हैं ये सीधा सीधा इसी फैजगंज बेहटा पुलिस थाने में पहुंचते हैं और अपने बेटे प्रीतीश की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। हालांकि पुलिस वाले मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर इस प्रीतीश को ढूंढना भी शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, इसी ढूंढने में एक दिन का और समय गुजर जाता है। जब एक दिन का समय गुजरता है तो आखिरकार जो आर के विश्वास होते हैं ये 22 दिसंबर साल 2025 के दिन अपनी छत पर चढ़ते हैं। अब जैसे ही अपनी छत पर चढ़ते हैं, छत पर चढ़ने के बाद में पीछे की तरफ देखने लगते हैं तो आर के विश्वास के घर के पीछे एक तालाब था। उसी तालाब में इनकी नज़र पड़ती है तो देखते क्या है कि कोई व्यक्ति की डेड बॉडी है जो इस तालाब के अंदर तैर रही है। उसके बाद में आर के विश्वास दौड़ते दौड़ते भागते भागते उस तालाब के नज़दीक पहुँचते हैं, और लेकिन जब तालाब के अंदर का दृश्य देखते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल जिस डेड बॉडी को देखने के बाद में ये अपनी छत से नीचे उतर के आए थे, ये डेड बॉडी किसी और की नहीं थी बल्कि उनके ही अपने बेटे प्रतीश की थी। अब तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दे दी जाती है और देखते ही देखते पूरे गांव का जो हुजूम होता है ये उस तालाब के पास उमड़ जाता है। उसके बाद पुलिस आती है, डेड बॉडी को निकाला जाता है और तमाम तरीके की चेकिंग, तमाम तरीके की कागजी कार्रवाई करने के बाद में पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पोस्टमार्टम को भेजने से पहले पुलिस ने डेड बॉडी के पास से जो कुछ बारीकी से चेक किया था उसमें पुलिस को ये पता चला था कि जो प्रतीश है उसके हाथ जो प्लास्टिक का पाइप होता है, जो कि निडल होती है एक तरीके से, बोतल वगैरह में लगाया जाता है, वो पाइप जो कि मेडिकल लाइन से जुड़ा होता है, उस पाइप से उसके हाथ बांधे गए थे। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि प्रतीश के जिस्म से कोई भारी भरकम चीज़ बांधी गई थी जिसकी उसकी डेड बॉडी तालाब के अंदर ही डूब जाए। लेकिन इत्तेफाक से वो चीज़ शायद खुल गई जिसकी वजह से डेड बॉडी ऊपर उतरा के आ गई। हालांकि पुलिस यहाँ पर जो आर के विश्वास होते हैं उनसे पूछताछ भी करती है कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई डाउट, कोई शक है क्या। तो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि साहब मुझे किसी के ऊपर कोई डाउट, कोई शक नहीं है, न मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, न रंजिश है। मुझे नहीं पता साहब मेरे बेटे का कत्ल किसने किया है, लेकिन हाँ, जिसने भी कत्ल किया है वो पुलिस की गिरफ्त से बचना नहीं चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ
पुलिस भी डॉक्टर साहब को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, कातिल जो भी होगा बहुत जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में होगा, क्योंकि पुलिस इतना तो जान चुकी थी कि जो भी कातिल है उसे मेडिकल लाइन की थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर है। लिहाजा उसके बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है इसने पुलिस के शक पर मोहर लगा दी थी। दरअसल मरने से पहले इस प्रतीश को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भी दिया गया था और उसके बाद में इसकी किसी तेज धारदार हथियार से बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी गई थी। हालांकि तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही थी कि जो भी व्यक्ति कातिल है उसे मेडिकल लाइन की बहुत अच्छी नॉलेज है और प्रातीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ था कि प्रातीश की हत्या लगभग 1 से 2 दिन पहले की गई है, यानी प्रातीश जब घर के अंदर अकेला था तभी उसकी हत्या की गई थी। अब सारी ही चीज़ों को आधार बनाकर पुलिस जब पूछताछ शुरू करती है तो सबसे पहले इस एरिया के अंदर ऐसे कौन से वो लोग थे जो इस घर के अंदर ज़्यादा आया जाया करते थे, उन सारों के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। साथ के साथ इस घर के अंदर जो प्रतीश जिसका कत्ल हुआ था उसके रिश्ते, पिता, भाई, इन सब के साथ में कैसे थे, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जाती है। तो आखिरकार पुलिस को यह पता चलता है कि जो प्रतीश है उसके रिश्ते उसके बड़े भाई प्रिंस से अच्छे नहीं थे और आए दिन इन दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा तकरार जैसी जो चीज़ें थी वो हो जाया करती थी। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस को पता चलती है तो उसके बाद में पुलिस पूछताछ के लिए प्रिंस को बुलाती है, लेकिन जितनी भी प्रिंस से पूछताछ की जाती है उसमें प्रिंस जो था वो क्लीन चिट पाता जाता है। दरअसल जिस समय हत्या हुई थी उस समय प्रिंस जो था वो कोलकाता के सिल्लीगुड़ू में अपने पैतृक गांव में मौजूद था। हालांकि पुलिस इस पहलू पर भी जांच करती है कि हो सकता है कि प्रिंस ने किसी से पैसे देकर हत्या करवाई हो, लेकिन इस मामले में भी प्रिंस क्लीन चिट पा जाता है। उसके बाद में पुलिस जो थी वो आर.के. विश्वास और उसके साथ में जितने उसके परिवार वाले थे उन सबसे पूछताछ करती है। उन सबसे पूछा जाता है कि आप बताओ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तुम्हारे घर में आया जाया करता था और फिलहाल कुछ दिनों से ना आया हो। तो जो आर.के. विश्वास होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमारे मेडिकल पर जो हमारी डॉक्टर की दुकान है उस पर 2 कंपाउंडर काम करते थे। एक का नाम था आसिफ, जिसको हमने पिछले कुछ समय पहले निकाल दिया है, जो कि मूल रूप से कोलकाता का रहने वाला है, लेकिन यहीं बगल के गाँव में एक किराए का कमरा लेकर रहता है। हालांकि पुलिस उसे नौकरी से निकालने की वजह भी पूछती है तो ये बताते हैं कि उसने हमारे क्लिनिक के अंदर चोरी की थी और इसी वजह से हमने उसे क्लिनिक से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरा लड़का बताया जाता है उसका नाम संजू है, जो अभी भी इस क्लिनिक के अंदर काम कर रहा है। इसलिए पुलिस शक के आधार पर संजू और आसिफ इन दोनों को उठा लेती है। अब संजू और आसिफ को उठाने के बाद में इन दोनों से जब पूछताछ करती है तो थोड़ी ही देर के बाद में आखिरकार ये दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं और अपना जुर्म कबूल करने के बाद में सारी सच्चाई पुलिस वालों को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल ये प्रतीश जो था इसके संजू की माँ के साथ में नाजायज रिश्ते थे और लगातार ये उससे मिलना मिलाना करता था और इन सारी चीज़ों की उसने एक वीडियो भी बना रखी थी और अक्सर ये वीडियो वो इस संजू को दिखाया करता था और कहा करता था कि तुम्हारी माँ की वीडियो आज नहीं तो कल मैं सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर वायरल करूँगा। और ये वीडियो दिखा दिखाकर वो संजू को चिढ़ाया भी करता था। दूसरी तरफ आसिफ, जिसका इसी प्रतीश के किसी रिलेटिव्स की लड़की के साथ में नाजायज ताल्लुकात थे, इस बात की खबर जब प्रतीश को चलती है तो प्रतीश जो था वो उस आसिफ को काफ़ी ज़्यादा डांटता डपटता है और इसको क्लिनिक से बाहर निकलवा देता है। इधर आसिफ जो था ये प्रतीश के प्रति आग बबूला हुआ पड़ा था और किसी भी तरीके से वो प्रतीश से बदला लेना चाहता था। इधर संजू वो भी परेशान था और संजू को जब ये पता चलता है कि आसिफ भी प्रतीश से गुस्सा हुआ बैठा है तो इसलिए जो संजू था ये आसिफ से जाके मुलाकात करता है, क्योंकि संजू भी इस प्रतीश की हरकतों से ऊब चुका था, लगातार अपनी माँ की वीडियो देख देख कर परेशान हो चुका था। इसलिए वो आसिफ से जाके मुलाकात करता है और दोनों ही मिलकर ये फैसला करते हैं कि प्रतीश को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देना चाहिए। हालांकि ये दोनों प्लान तो कर चुके थे कि प्रतीक की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर ये कहानी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इन दोनों का जो प्लान था उसके हिसाब से इन्हें सही समय का इंतज़ार था और सही समय इनको मिल नहीं पा रहा था। और आखिरकार 10 दिसंबर साल 2025 को जब आर.के. विश्वास और उनका बड़ा बेटा प्रिंस अपने पैतृक गांव पश्चिम बंगाल जाते हैं तो उसी समय आखिरकार इन दोनों को मौका मिल जाता है। रात के अंधेरे में ये लोग डॉक्टर साहब के घर घुसते हैं और उसके बाद जाकर इसी प्रतीश के ऊपर हमला कर देते हैं और उसके बाद में इसके हाथ और पाँव बांधते हैं और इसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देते हैं और उसके बाद तेज़ धारदार हथियार से हमला कर उसकी जान ले लेते हैं। हालांकि उसके हाथों को उसके पाँव को बांधने के लिए इन्होंने ड्रिप पाइप का यूज़ किया था और उसके बाद में इन्होंने उसकी डेड बॉडी के साथ में कोई भारी भरकम पत्थर बांधा और उसके बाद में उस डेड बॉडी को
उसी पीछे वाले तालाब में पानी के अंदर फेंक दिया ताकि वो डेड बॉडी कभी बाहर ही ना आ सके। हालांकि जब ये दोनों पुलिस के सामने ये खुलासा करते हैं तो उसके बाद पुलिस इनकी ही तहरीर पर जो उन्होंने घटना करने में जो चीज़ें इस्तेमाल की थी वो सारी चीज़ें बरामद करती है और उसके बाद इन दोनों को जेल भेजती है। हालांकि जो आर के विश्वास होते हैं वो कहते हैं कि संजू दरअसल झूठ बोल रहा है, मेरे बेटे की संजू की माँ के साथ में कोई भी रिश्ते नहीं थे। बहरहाल दोस्तों, अभी इस केस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं अभी सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो अपडेट थी मैंने आप लोग को दी है। इस कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।